गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आज हम जीन चिकित्सा अर्थात जीन थेरेपी की बात करने वाले हैं और कैसे किसको दी गई, सर्वप्रथम किसको दी गई, उसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जीन चिकित्सा कोई अनुवांशिक रोग लेकर के अगर पैदा हुआ होता है तो उनके लिए दी जाती है अनुवांशिक रोग के उपचार के लिए। तो हम बात कर रहे हैं जीन चिकित्सा। तो पहली बात हाँ निकल करके आती है कि सबसे पहले जो जीन चिकित्सा थी उपयोग में कब लाई गई। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जीन चिकित्सा सबसे पहले उपयोग में 1990 में लाई गई। कब लाई गई? 1990 में लाई गई थी। एक 4 वर्षीय बालिका थी जिसका नाम था अशांति डी सिल्वा। क्या नाम था? अशांति डी सिल्वा। अशांति डी सिल्वा एक 4 वर्षीय बालिका थी जिसको एक बीमारी होती है, अपन कहें बीमारी, ऐसी बीमारी जो एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है और उसको बीमारी का जो नाम है यहाँ पर SCID हम इंग्लिश में कह सकते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी संयुक्त रूप से प्रतिरक्षा तंत्र की एक भयंकर बीमारी उसे होती है। उसमें डेफिशिएंसी को हम कहते हैं कमी, आपको पता है। तो इसमें कोई कमी होती है और कमी होती है उसका नाम होता है ADA, यानी एंजाइम की कमी होती है जिसका नाम होता है ADA अर्थात एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की इसमें कमी आ जाती है। हुआ क्या था उसको लेकर के हम लोग आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में आपने WBC वगैरह पढ़ी है तो आपने कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट्स के बारे में सुना होगा। तो शरीर में जो लिम्फोसाइट्स होती है बनती अस्थि मज्जा में है सभी। तो अस्थि मज्जा में से कुछ लिम्फोसाइट्स परिपक्व होने के लिए आपको पता है थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? थाइमस ग्रंथि में। और परिपक्व होकर के टी लिम्फोसाइट्स के रूप में 4 प्रकार की लिम्फोसाइट्स में बदल जाती हैं। एक टी हेल्पर कहलाता है, एक टी किलर कहलाता है, एक टी मेमोरी और एक टी सप्रेसर कहलाता है। एक बार फिर यानी कुछ लिम्फोसाइट्स होती हैं परिपक्व होने के लिए थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं, जहां से ये टी लिम्फोसाइट्स में बदल जाती हैं और 4 प्रकार की लिम्फोसाइट्स में ये परिवर्तित हो जाती हैं, टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी और टी सप्रेसर। और कुछ लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो केवल अस्थि मज्जा में ही परिपक्व होती रहती हैं। और जब ये अस्थि मज्जा में परिपक्व होती हैं तो 2 प्रकार की लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाती हैं, प्लाज्मा बी और मेमोरी बी। तो इस प्रकार से ये बी लिम्फोसाइट्स हो गई और इस प्रकार से ये टी लिम्फोसाइट्स हो गई। अब हम देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्व होने के लिए और बी लिम्फोसाइट्स के परिपक्व होने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम को अपन ADA कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ADA एंजाइम। अब ADA एंजाइम की यहाँ पर अगर कमी हो गई तो टी लिम्फोसाइट्स भी परिपक्व नहीं होगी और बी लिम्फोसाइट्स भी परिपक्व नहीं होगी। जब ये परिपक्व नहीं होंगे तो टी लिम्फोसाइट्स से एक प्रतिरक्षा तंत्र बनता है जिसे अपन CMIS के नाम से जानते हैं अर्थात सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब जो ADA नहीं होगा तो CMIS भी नहीं बनेगा और जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो AMIS बनाती है अर्थात एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाती है। और ADA नहीं होगा तो AMIS और CMIS दोनों का कंबाइंडली नाम देखिए आप, कंबाइंड यानी संयुक्त रूप से दोनों की कमी आ जाएगी। और दोनों की जब संयुक्त रूप से कमी आ जाएगी तो इसके अंदर ये SCID की बीमारी जनरेट होगी। नहीं समझे? एक बार फिर समझाता हूँ कि माना कि हमारी लिम्फोसाइट्स है, ये अस्थि है, इसके अंदर ये लिम्फोसाइट्स मैंने बता रखी है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है परिपक्व होने के लिए थाइमस ग्रंथि में जाएगी, लेकिन ADA नहीं है तो थाइमस ग्रंथि में परिपक्व भी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लिम्फोसाइट्स हैं अर्थात अस्थि के अंदर लिम्फोसाइट्स रूपी जो कोशिकाएं हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद कल्चर माध्यम में रखेंगे, इनका संवर्धन कराएंगे। कल्चर माध्यम संवर्धन मतलब इनकी संख्या को बढ़वाने का काम करेंगे। और संख्या को जब हम बढ़वा देंगे तो बढ़वाने के बाद हम एक वाहक के रूप में बैक्टीरियोफेज वायरस को लेंगे। किसको लेंगे? वाहक के रूप में बैक्टीरियोफेज वायरस को लेंगे। और उस बैक्टीरियोफेज वायरस पर हमारा जो जीन है यानी जो ADA बनाता है, ADA एंजाइम जो जीन बनाता है वो उसके माता से, पिता से या उसके रिलेटिव से लिया जाएगा और उस बैक्टीरियोफेज के साथ इस जीन को जोड़ा जाएगा जो ADA बनाने का काम करता है। और इस वायरस को, बैक्टीरियोफेज को लेकर के वापस से किसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा? और कोशिकाओं के ऊपर छोड़ दिया जाएगा जो संवर्धन माध्यम में हमने रखी है। जब ये संवर्धन माध्यम के ऊपर ये वाहक जाएगा बैक्टीरियोफेज तो ये अपने अंदर जो जीन है उन जीनों को भी इन कोशिकाओं में छोड़ देगा और उन कोशिकाओं में क्या हो जाएगा? उस जीन की उपस्थिति हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, कुछ संख्याओं में लेकर के इन कोशिकाओं को लिम्फोसाइट्स में छोड़ दिया जाएगा और उस लड़की में हर 7 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में ये कोशिकाएं हम देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या एक बार ऐसे करने से इस बच्चे की बीमारी ठीक हो गई?
नहीं, इसको बार बार ये कोशिकाओं के सोर्स देने पड़े ताकि इसको रिलीफ मिलता रहे, लेकिन पूर्ण रूप से ये क्योर नहीं हो पाई। ये क्योर तभी हो पाती, यानी कि हम कहें कोई पेशेंट ऐसा अशांति डी सिल्वा जैसा हो तो वो तभी क्योर हो पाएगा जब उसकी भ्रूणीय अवस्था जब होगी, उसी दौरान ये जीन थेरेपी दी जाएगी, यानी कि जीन चिकित्सा दी जाएगी। अगर किसी के साथ ये बीमारी है SCID वाली, तो उसे अगर पूर्ण रूप से कंप्लीटली हमको क्योर करना है तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है, भ्रूणीय अवस्था जब होती है, तो हमें जीन थेरेपी देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो पूर्ण रूप से ठीक हो पाएगा, क्योर हो पाएगा। ये पूरा का पूरा जीन चिकित्सा था, किसको दी गई, कैसे दी गई, क्या होता है, आपके सामने है। छोटे से कम शब्दों में जल्दी समझने के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और तुरंत समझिए। मेरा वादा है ये 12th क्लास का टॉपिक है, और भी ऐसे मजेदार टॉपिक के लिए मेरे से जुड़े रहिए।